जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी अकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिसको हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में भी कंसीडर करते हैं। तो इससे पहले हमने जो हमारी वीडियो थी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर किया था, तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास है पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जैसे हमारे पहले 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करेंगे, ठीक है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सीबीआई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और लोकपाल एंड लोकयुक्ताज। तो इन सभी को हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसकी जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो 1993 में होती है। किस लॉ के अंडर होती है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। टाइप क्या? एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं जो इंक्लूड कर रखे हैं? जैसे कि कंपोजिशन में है, चेयरपर्सन जो होते हैं उन्हें एक तरह से फॉर्मर जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे इंडिया के, तो उन्हें ही कंसीडर किया जाता है। मेंबर्स की बात करें तो एक हमारे पास फॉर्मर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक हमारे पास फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, और 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स को लेके। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो बात की जाती है वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की जाती है, तो उनके वेलफेयर के लिए हो गया, ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो नेक्स्ट है, कुछ हमारे पास एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC ST वीमेन एंड माइनॉरिटीज़ के लिए। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमेटी, जिसको कि हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, 6 मेंबर कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन आते हैं राज्यसभा के, लीडर्स आते हैं ओपोजिशन के राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है, और एक होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। टेन्योर की बात करें तो इनका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स होता है और अप टू द एज ऑफ 70 एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। फंक्शंस एंड पावर्स की बात करें तो ये क्या कर सकते हैं, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो इंक्वायर कर सकता है अगर कहीं पे जो वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट्स का, इंटरवीन कर सकता है अगर कोर्ट केसेस में जो कि ह्यूमन राइट्स को रिलेट करते हों। बट यहाँ पे क्या है, कोर्ट की अप्रूवल चाहिए होती है। जेल्स को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे डिटेंशन करके किसी को रखा है, ठीक है, उन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं सेफ गार्ड्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज, रेकमेंड कर सकते हैं कंपनसेशन टू विक्टिम्स, प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस को ताकि लोगों में एक तरह से जागरूकता है जो वो पहुंचाई जा सके, इनकरेज करते हैं एनजीओज को ताकि वो काम करें ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो मेनली यहाँ पे क्या, एक तरह से ह्यूमन राइट्स के अराउंड ही ये सारी चीज़ें घूमती हैं। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो इनके पास कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं मैटर्स जो कि रिलेट करते हो आर्म्ड फोर्सेस को लेकर, और ये उन मैटर्स को भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, इंक्वायर नहीं कर सकते आफ्टर द 1 ईयर ऑफ द इंसिडेंट। और जो रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, ये सबमिट करवाते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट करवाते हैं इन्हें पार्लियामेंट में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये एस्टैब्लिश किया गया था 2005 में अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। टाइप क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में पता क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि जो हमारी पार्लियामेंट क्रिएट करती है, पार्लियामेंट जिस लॉ को, एक्ट को क्रिएट करती है तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी में कंसीडर करते हैं। पर्पस क्या था इसका? टू एक्ट एज द फाइनल अपेलेट अथॉरिटी अंडर RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो ये इनडायरेक्टली लिंक करता है टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A को, जहाँ पर हम बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन फ्लो करता है फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से, तो इनडायरेक्टली हुआ। तो ये यहाँ पे नोट कर रखा है, तो पढ़ लेना इसे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 में थ्रू एन ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के अंडर जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आता है 2005, तो उसकी प्रोविजन से जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो बनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या है? हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है RTI एक्ट 2005 के अंडर, ताकि हियर किया जा सके अपील्स को या फिर कंप्लेंट्स जो कि आती हैं एक तरह से डिनाइल ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब हमें इन्फॉर्मेशन देने से डिनाई कर दिया जाता है। कहाँ से? सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी से। तो उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, या फिर अपील्स होती हैं, उसे सुना जाता है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और अप टू 10 हमारे पास इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट करते हैं। रिकमेंडेशन होती है कमेटी की जहाँ पे पर्सन लीडर होता है एक ओपोजिशन का लोकसभा में, और एक होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि पीएम ही नॉमिनेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमें बता रखा है जुरिस्डिक्शन, जो कि कवर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उनसे रिलेटेड कोई मैटर हो, यूटी से रिलेटेड या फिर सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़, मेनली यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है। तो नेक्स्ट है आगे हमारे पास टेन्योर एंड एज, टर्म बताया गया है अप टू 5 ईयर्स, मैक्सिमम एज बता रखी है 65 ईयर्स। तो यहाँ पे कोई भी री अपॉइंटमेंट है जो नहीं होती है। एज़ पर आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 टेन्योर हो गया सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस, ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पावर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं, सेम है, ठीक है। अपील को सुनते हैं अगेंस्ट जो कि डिसीजन आते हैं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल पब्लिक जो अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट आते हैं। इंक्वायर करते हैं इनटू आरटीआई कंप्लेंट्स जो आती हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट। ऑर्डर कर सकते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट करो इसके रिगार्डिंग। इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टी, ठीक है, 250 रुपीज़ पर डे या मैक्सिमम 25,000। रिपोर्टिंग की बात करें तो सबमिट करते हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को। रिपोर्ट्स क्या है? पार्लियामेंट में शो की जाती हैं। अभी अगर आपने देखा कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर आता है, तो ये क्या होता है? तो जो आरटीआई एक्ट है वो एक तरह से सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है द लीगल राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन। कहाँ से? पब्लिक अथॉरिटी से, जो कि प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस को। मतलब इस एक्ट के अंडर जो हमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। एनफोर्स किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। नेचर क्या है? स्टैट्यूटरी एक्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अप्लाई करता है ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज़ को, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग्स को, एनजीओज को, ठीक है, जो कि रिसीव करते हैं गवर्नमेंट फंड को। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? ठीक है, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को और इम्प्रूव किया जा सके, करप्शन को रिड्यूस करना, ठीक है, मेक अथॉरिटीज़ अकाउंटेबल टू सिटीजन्स, ताकि जो अथॉरिटीज़ एक तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटी जो अपना काम कर रही हैं वो अकाउंटेबल हों हमारे सिटीजन्स को, डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बता रखा है वो एक तरह से ओनली अपेलेट अथॉरिटी है अंडर आरटीआई एक्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास आरटीआई एक्ट है वो एक तरह से ओवरराइड करता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 को, सेक्शन 22। कुछ फीचर्स देख लेते हैं इस एक्ट के, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि एवरी पब्लिक अथॉरिटी उन्हें अपॉइंट करना होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को। ड्यूटी क्या होती है इनकी? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को ऑन रिक्वेस्ट। टाइम लिमिट होती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, नॉर्मल केस है, ठीक है, तो 30 डेज हो गया। 48 आवर्स होते हैं अगर इन्फॉर्मेशन का जो कंसर्न है वो हमारी लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन से जुड़ा हुआ हो, तो 48 आवर्स में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। फीस की बात करें तो फ्री होता है, ठीक है, बीपीएल सिटीजन के लिए। बाकी अदर सिटीजन के लिए रीजनेबल फीस यहाँ पे बताई गई है। हु कैन फाइल आरटीआई? ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो हमारे इंडिया के सिटीजन ही आरटीआई फाइल कर सकते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपनी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। तो आरटीआई को कंसीडर किया जाता है एक तरह से इम्प्लिसिट फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टीट्यूशंस अंडर आरटीआई एक्ट। तो इसके अंडर कौन कौन से जो एक्ट हैं आते हैं, जैसे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, हमने अभी बात की थी इस पर। सेकेंड है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो ये भी इसके अंडर ही आता है। इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। और डिपार्टमेंट आता है हमारे पास पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, जिसकी जो एस्टैब्लिशमेंट की गई थी 2005 में। एक्ट सेम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। नेचर है स्टैट्यूटरी। कंपोजिशन की बात करें तो एक हमारे पास स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, अप टू 10 हमारे पास स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो गवर्नर ऑफ द स्टेट इन्हें अपॉइंट करते हैं। रिकमेंडेशन कमेटी कौन सी होती है? चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं। लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। थर्ड होते हैं स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय सीएम। टेन्योर एंड एज की बात करें तो टर्म होता है अप टू 5 ईयर्स, मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर्स। और यहाँ पे क्या एक तरह से नो रीअपॉइंटमेंट, इन्हें रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ये याद रखना, हर एक जो हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हो सकती है या नहीं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आगे हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन,
ठीक है, जिसमें कवर करती हैं ये स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटीज़ को, स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज़ को। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डजंट कवर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज। इसके लिए तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट आगे लेके जाती है स्टेट लेजिस्लेचर में। पावर्स एंड फंक्शन इसके भी सेम होते हैं जैसे कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो जो सीवीसी है वो एक तरह से एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। एम क्या होता है इसका, एक तरह से प्रिवेंट करना करप्शन को। इस चीज़ को याद रखना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रही हो। ओरिजिनली देखा जाए तो 1964 में क्या था, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसे कब मिलता है, गिवन बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आता है 2003 में। डेजिग्नेटेड एजेंसी 2004 में। रिसीव करती हैं ये कंप्लेंट जो कि करप्शन से रिगार्डिंग आती हैं, अब्यूज़ ऑफ ऑफिस से रिगार्डिंग आती हैं। रेकमेंड करती हैं एक तरह से एप्रोप्रिएट एक्शन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। एस्टैब्लिश की गई थी 1964 में बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। बेस्ड ऑन द सांथानम कमेटी रिपोर्ट आती है एक हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिगार्डिंग बताया जाता है। मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के अंडर। कंपोजिशन की बात करें तो मल्टी मेंबर बॉडी होती है। एक हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, सेकंड है हमारे पास नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 मेंबर कमेटी। कौन सी, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर होते हैं ओपोजिशन के लोकसभा में। टेन्योर की बात करें तो 4 ईयर्स होता है, ठीक है, या फिर टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट इनकी नहीं हो सकती। सैलरी एंड सर्विस की बात करें तो सीवीसी की सेम होते हैं जैसे कि यूपीएससी के चेयरमैन की होती है। विजिलेंस कमिश्नर्स की बात करें तो उनकी भी यूपीएससी मेंबर्स की सेम होती हैं। रिमूवल कैसे होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं तब कौन से ग्राउंड्स पे होता है, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, यहाँ पे अगर डेट्स की बात हो रही हो। कन्विक्शन फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, अगर कुछ उन्होंने रॉन्ग डूइंग की है, ठीक है, डिसऑनेस्टी की है, डिसऑनेस्टी, ठीक है, रॉन्ग डूइंग। थर्ड आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर उनके पास कोई गवर्नमेंट ऑफिस आ जाता है जहाँ से उन्हें प्रॉफिट आ रहा हो। इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मतलब वो इनकेपेबल हैं काम करने से, ठीक है, सिक हैं या फिर इलनेस है उन्हें कोई। सेकंड है हमारे पास प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये तब होता है जब मैटर्स सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिए जाते हैं। मतलब 2 तरह से रिमूवल होता है, एक तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं तो ऐसे करेंगे वो, अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो इन 2 रीजंस पे। रिमूवल होता है ओनली आफ्टर अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है और एडवाइस देती है इस चीज़ पे। रिपोर्ट्स की बात करें तो जो स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता है, एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आगे लेके जाते हैं रिपोर्ट को टू द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंडक्ट करते हैं एक तरह से ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इसके अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है 1988। तो नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास, एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर DSPE, जिसमें हमारी CBI इंक्लूड होती है अंडर DSPE एक्ट 1946। तो एक तरह से ये उसको भी सुपरवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है और प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस के रिगार्डिंग। एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को विजिलेंस मैटर्स पर, ठीक है, हैंडल करती हैं कंप्लेंट्स को अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रेजोल्यूशन। कंसल्ट किया जाता है उन विजिलेंस रूल्स पे फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज को लेके, सेंट्रल सर्विसेज को लेके। तो इनके ये काम होते हैं। तो यहाँ पे क्या एक तरह से ज्यूरिसडिक्शन ऑफ CVC बता रखा है, जैसे कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो गए या फिर ग्रुप ए ऑफिसर्स हो गए ऑल इंडिया सर्विसेज के। सेकंड बैंक्स एंड इंश्योरेंस भी कंपनीज जैसे हो गई, ठीक है, उनको भी इंक्लूड किया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ RBI, नाबार्ड और SIDBI जैसे। बाकी अदर ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि आप कह सकते हो कि जिनकी जो सैलरी 8700 होती है पर मंथ या फिर इससे ज़्यादा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल सोसाइटीज़ होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़। तो इन सभी पर क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको एक तरह से प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी माना जाता है। अभी जो हमारी CVC थी वो करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए थी, और जो CBI है हमारी वो एक तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, और ये काम करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर। ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव बॉडी मानी जाती है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1963 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि क्रिएट की गई थी बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
जिसको अगर देखा जाए बेस करती है ये रिकमेंडेशन ऑफ सांथनम कमेटी, जो कि आई थी 1962 से 64 के बीच में। मिनिस्ट्री एंड कंट्रोल की बात करें तो मिनिस्ट्री है पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखा जाए तो डिपार्टमेंट है पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कंपोजिशन की यहाँ पर बात करें तो इसे हेड किया जाता है बाय द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। मेजर विंग्स होते हैं इसमें इंक्लूड है, याद रखना ये, जैसे कि एंटी करप्शन डिवीज़न है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न होगी, स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न एंड पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीज़न। अपॉइंटमेंट कैसे होती है सीबीआई डायरेक्टर की? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। रिकमेंडेशन होती है हाई लेवल कमेटी, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं, थर्ड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय सीजेआई। मिनिमम टेन्योर की बात करें तो 2 ईयर्स होता है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है सीबीआई की? जहाँ पर ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं करप्शन केसेस को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, कुछ स्पेशल क्राइम्स होते हैं, ठीक है, या फिर हाई प्रोफाइल और इंटरस्टेट क्राइम्स होते हैं। तो ये सभी सीबीआई के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। स्टेट कंसेंट की बात करें तो समटाइम क्या होता है, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की ज़रूरत होती है अगर उनको कोई भी मैटर पे इन्वेस्टिगेशन करनी है किसी भी स्टेट में। तो ये 2 तरह की होती है, जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट। विदाउट कंसेंट क्या होता है, सीबीआई है जो वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। और अगर हम यहाँ पर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ऑफेंसेस जो कि आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए, ठीक है, स्पेशल क्राइम्स हो गए ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। असिस्ट करते हैं कोर्ट्स को जब इन्हें डायरेक्ट किया जाता है। ये एक तरह से नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन विदाउट स्टेट कंसेंट, क्योंकि जो इन्हें पावर दी जाती है वो आर्टिकल 32 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और आर्टिकल 226 में है हाई कोर्ट के लिए। पावर्स ऑफ सीबीआई की बात करें तो इनके पास पावर्स हैं अंडर DSPE एक्ट 1946। ये क्या एक तरह से रजिस्टर कर सकते हैं FIR को, इन्वेस्टिगेट, अरेस्ट और चार्जशीट को फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2010। किसके अंडर आता है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010? नेचर क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो ये बेस करता है ऑन आर्टिकल 21, जहाँ पर हमें राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया है क्लीन एनवायरनमेंट को। और इसके मेंबर्स की कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है चेयरपर्सन, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं या फिर चीफ जस्टिस हो सकते हैं हाई कोर्ट के, और इसमें कुछ जुडिशियल मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया है। थर्ड है एक्सपर्ट मेंबर्स, जो कि इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन्हें अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, और इनकी जो रीअपॉइंटमेंट है वो नहीं होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो सिविल केसेस आते हैं इसके अंडर, जो कि रिलेट करते हो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को और बायोडाइवर्सिटी को। अपील की जा सकती है अंडर लॉज लाइक, जैसे हमारे पास ये सारे एक्ट हैं जो मेंशन है, जिसमें एनवायरनमेंट, वाटर, एयर और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात की गई है। पावर्स की बात करें तो पावर्स होती हैं इनके पास सिविल कोर्ट की, ठीक है। ये क्या एक तरह से कंपनसेशन दे सकते हैं, ये ऑर्डर भी दे सकते हैं ताकि रिस्टोर किया जा सके इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास लोकपाल एंड लोकयुक्ता। तो ये किसके अंडर बनाया गया था, अंडर एक्ट 2013। नेचर क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। एम क्या है, टू फाइट करप्शन एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। लोकपाल सेंटर में बनाया गया है, जिसकी जो कंपोजिशन है हमारे पास एक चेयरपर्सन होता है, अप टू 8 मेंबर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें क्या है 50% जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, 50% SC ST OBC विमेन और माइनॉरिटी से आते हैं। अगर इनकी अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में कौन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, CJI और सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। अगर CJI नहीं है तो या फिर कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट है एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर हो गए, MPs हो गए, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स हो गए, या फिर एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर वो NGOs जो कि रिसीव कर रहे हैं फॉरेन फंड्स को, तो इनके अगेंस्ट क्या है कार्रवाई की जा सकती है। पावर्स की बात करें तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जाती है थ्रू CBI। रेकमेंड कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन और डिसिप्लिनरी एक्शन को, ठीक है। सुपरवाइज किया जा सकता है ओवर CBI अगर लोकपाल से रिलेटेड केसेस हो।
टेन्योर की बात करें तो 5 ईयर्स होता है और यहाँ पे नो रीअपॉइंटमेंट की बात की गई है। और जो हमारे पास लोकयुक्ताज होते हैं वो स्टेट में बनाए गए हैं, जिन्हें कौन एस्टैब्लिश करता है? स्टेट लेजिस्लेचर। डील करते हैं जो चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट पब्लिक सर्वेंट से। इसके जो स्ट्रक्चर और पावर्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि स्टेट टू स्टेट है, क्यों वेरी करते हैं, क्योंकि हर एक जो स्टेट होती है उनका थोड़ा अपना अलग सिस्टम होता है। बाकी जो इनके जो फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो यहीं जो हमारा आज का जो टॉपिक है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड, तो यहीं पर पार्ट 1 जो है ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।